मेरे पति अमन अक्सर ही अपने काम के सिलसिले में शहर चले जाया करते थे, जिस वजह से कई बार मैं अकेली रह जाती। आज भी मैं अपने कमरे में अकेली थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। बादल गरज रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोने के लिए लेट गई। अभी करीब 1 घंटा बीता ही होगा कि तभी मुझे अचानक से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के लॉक को किसी चाबी से खोलने की कोशिश कर रहा हो। यह सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मैं समझ गई कि मेरे पति शहर से वापस आ गए हैं, क्योंकि उनके पास भी एक एक्स्ट्रा चाबी रहती थी। मैं जैसे ही उनसे पूछने वाली थी कि आज तो आप वापस आने वाले नहीं थे, कि तभी अचानक से बाहर बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में सामने खड़ा हुआ जो शख्स मुझे दिखाई दिया, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मेरे ससुर जी थे, जो कि पूरी तरह बारिश में भीगे हुए थे। और उस वक्त वह जिस तरह की स्थिति में मेरे सामने खड़े थे, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक पत्नी ही अपने पति को देख सकती थी। उन्हें ऐसी हालत में देख मैं न सिर्फ शर्मिंदगी से भर गई, बल्कि बुरी तरह घबरा भी गई। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी पूछ पाती, वह इतनी तेजी से मेरी तरफ आगे बढ़े कि मुझे ना तो उनसे कुछ पूछने का मौका मिला और ना ही किसी और को पुकारने का। और फिर उसके बाद तो जो हुआ वह किसी तूफान से कम नहीं था। सब कुछ बिखर चुका था। उन्होंने एक झटके में ही मेरी साड़ी को खींच लिया। मैं उनसे गुहार लगा रही थी, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थे। इन सब के बीच जब मैंने ज़मीन पर नज़र डाली तो वहाँ के सारे कपड़े पड़े हुए थे, जो कुछ देर पहले मैं पहनकर आराम से सो रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब मेरे साथ यह क्या होने वाला है। इसके बाद उन्होंने जो किया उससे मैं दर्द से भर गई। मेरी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि बाहर तेज बारिश और बिजली की कड़क की आवाज़ से मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा नाम सुमन है। मैं बस 2.5 महीने बाद ही 18 साल की होने वाली हूँ। मुझे खुद के 18 साल के होने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मैं जैसे ही 18 साल की हो जाऊँगी मेरा गोना हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि गोना किसे कहते हैं। दरअसल हम लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती है, लेकिन हमें हमारे पतियों के साथ विदा तभी किया जाता है जब हम 18 साल के हो जाते हैं। यह रीति रिवाज बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसे गोना के नाम से ही जानते हैं। मैं एक बार गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मेरे 2 भाई और 4 बहनें हैं, जिनमें सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मैंने हमेशा से बहुत ही ज़्यादा गरीबी की मार झेली है, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि तेरी शादी जिससे हुई है वह हम लोगों से ज़्यादा पैसे वाला है, और अब तो वह कुछ काम धंधा भी करने लगा है, बिल्कुल शहरी बाबू जैसा बन गया है। मेरी माँ मुझे कहती थी कि जब वह मेरा गुनाह कर देगी तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं भी अपने पति के साथ बिताई जाने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच सोचकर खूब खुश होती रहती थी। मेरी कई सहेलियों का भी गुनाह हो चुका था, और जब भी वह अपने ससुराल से लौटकर यहाँ आती तो उनका साज श्रृंगार, उनके गहने और उनके चेहरे पर अपने पति देव से मिलन की खुशी देखकर मैं फूले ना समा थी। और मुझे भी अपने पति से मिलने का जो इंतजार था वह और ज़्यादा टीस देने लगा। मैं जैसे तैसे करके एक एक दिन गिन गिन कर काट रही थी, लेकिन दिन थे कि जैसे कट ही नहीं रहे थे। इधर मैं अपने गोने की वजह से एक एक दिन बेचैनी और खुशी से काट रही थी, लेकिन उधर मेरे पिताजी हद से ज़्यादा परेशान दिखाई रहे थे। जब मैंने इसकी वजह माँ से पूछी तो वह कहने लगी कि अब अगर तेरा गोना तो तुझे ढेर सारी चीज़ें देकर विदा भी तो करना पड़ेगा, और फिर जब लड़के वाले आएंगे तो उनके हाथ में भी तो कुछ दान दक्षिणा रखनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने जिन भी चीज़ों की मांग की है वह भी हमें उन्हें देना होगा। लेकिन इस वक्त तेरे बाबा की मजदूरी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, बस इसी वजह से वह थोड़ा परेशान रहते हैं। मेरी माँ की यह बात सुनकर मैं खुद भी बहुत दुखी हो गई। मैंने अपनी माँ से कहा, तो फिर मुझे अभी विदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बाबा इतना ज़्यादा परेशान रहे। जहाँ मैंने इतना इंतज़ार किया है वहाँ और कुछ महीने से ही, जब ठीक ठाक पैसे हो जाएंगे उसके बाद ही मुझे विदा किया जाए। इस पर माँ ने कहा, अरे तू तो पागल है, तुझे इन सब चीज़ों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जवान बेटियों को आखिर कब तक हम अपने घर बिठाकर रखेंगे, विदा तो हमें करना ही है ना। तो इसीलिए अब तो सही समय है, उसी पर विदा कर दिया जाएगा। और रही बात इंतजाम की, तो हम मिलकर कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। इधर मैं भी अपने गोने की तैयारी करने लगी थी। मुझे खूब सारी चीज़ें बनानी आती थी,
जिस वजह से मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर डलियाँ हाथों से बुनकर तैयार कर ली। इसके अलावा अच्छे अच्छे बिछावनों पर मैंने बहुत ही सुंदर कढ़ाई से सजावट की। और उसके अलावा जिन मटकों में मेरे ससुर राल खाने पीने का सामान जाने वाला था, उन पर भी बहुत ही अच्छी कलाकारी करके उन्हें सजा लिया था। मेरे पति का नाम माँ ने मुझे अमन बताया था। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं उनके लिए कुछ उपहार ले सकती, इसीलिए मैंने एक सुंदर से रुमाल पर अपने पति का नाम कढ़ाई करके रख लिया, ताकि जब मैं उन्हें पहली बार मिलूं तो उन्हें वह उपहार स्वरूप दे सकूं। मेरे पिताजी भी पैसों का इंतजाम कर लिया था, इसीलिए सारी तैयारी करने के बाद वह मेरे ससुराल मेरे गोने के लिए बात करने चले गए। लेकिन जब वह लौटकर आए तो न जाने क्यों पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। दरवाजे की ओट में खड़े होकर मैं अपनी अम्मा और बाबा की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब माँ अंदर आई तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, मेरे ससुराल वालों ने क्या कहा। तो माँ ने कहा कि वह लोग तुझे 2 हफ्ते के बाद लेने आएंगे, अभी वहाँ कुछ ज़रूरी काम है जिस वजह से वह कल नहीं आ सकते। मैंने माँ से कहा, लेकिन पिताजी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। इस पर माँ ने कहा, अरे तेरे पिताजी को तो छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की आदत सी हो गई है, इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है जितना वे परेशान हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि वह तुझे लेने के लिए थोड़े ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे। तो बस इतनी सी बात सुनकर तेरे पिताजी घबरा गए कि इतने सारे लोगों के खाने पीने का इंतजाम कैसे किया जाएगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने उन्हें समझा दिया है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। माँ की यह बात सुनकर मैं भी बेफिक्र हो गई कि चलो अब बस 2 हफ्ते की बात और है। जैसे तैसे 2 हफ्ते बीते। फिर भोर होते ही सुबह सुबह कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठकर मुझे लेने के लिए आ गए और मेरी विदाई की तैयारी शुरू हो गई। मेरे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा उदास थे और मेरी माँ तो बहुत रो रही थी। मैं खुद भी बहुत रो रही थी। भले ही एक तरफ मुझे अपने पति से मिलने की खुशी थी, लेकिन अपने माता पिता से बिछड़ने का गम भी था। और मेरे छोटे भाई बहन तो बेचारे मुझसे बार बार चिपक चिपक कर रो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द ही तुम लोगों से दोबारा मिलने आऊंगी। उसके बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। मुझे लेने मेरे ससुर जी ही आए थे, जो बहुत ही लंबे चौड़े कद काठी के और काफ़ी जवान दिखते थे। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उनके 4 बच्चे हैं। घूंघट की आड़ से बैलगाड़ी से उतरकर जब मैंने सामने नजर डाली तो मेरी आंखों के सामने बड़ी खूबसूरत हवेली थी, जिसे देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया गई। खुशी के मारे मेरे तो पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझ जैसी गरीब लड़की की किस्मत इतनी तेज है कि मेरी शादी इतने बड़े अमीर परिवार में हुई है। मम्मी ने मुझे अब तक जितना भी बताया था, यह तो उससे भी कई गुना ज़्यादा निकला। मेरे गांव में जो जमींदार की हवेली थी, उसे देखकर ही मैं जब तक अपनी माँ से कहती थी कि कभी वह मुझे भी जमींदार की हवेली पर ले चले। कम से कम मैं भी तो अंदर से जाकर एक बार देखूं कि हवेली दिखने में कैसी लगती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जमींदार की हवेली से भी ज़्यादा बड़ी हवेली एक दिन मेरा इंतजार खुद ही कर रही होगी और मेरा वहाँ पर स्वागत होगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास मेरे स्वागत सत्कार के लिए आ गई, लेकिन मेरी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वह मुझे अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब सारी रस्में पूरी हो गई तो मुझे अंदर ले जाया जाने लगा। मैं अंदर से हवेली देखने के लिए बहुत ही बेताब हो रही थी, लेकिन तभी अचानक हवेली के बाहर ही बने हुए एक बड़े से कमरे की तरफ मेरी सास ने मेरे कदमों को मोड़ दिया। यह देखकर मैं बड़ी हैरान और परेशान हुई थी कि आखिर यह लोग मुझे इस कमरे में लेकर क्यों आए हैं। शायद मेरी सास मेरे मन में चल रही इस व्यथा को समझ गई और वह मुझे खुद ही बोली, बहू दरअसल अमन का कमरा यही है, उसने अपनी पसंद से हवेली के बाहर अपना कमरा बनवाया है। तो जब तुम्हारा पति यहाँ रहेगा तो तुम्हें भी तो यहीं रहना पड़ेगा। उसे खुली जगह पसंद है, बस इसी वजह से वह हवेली के बाहर रहता है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और मन में सोचा कि जब मेरे पति की इसी में खुशी है तो मैं भी इस सब में ही खुश रहूंगी। जब मैं कमरे के अंदर पहुंची तो वह कमरा भी बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा कमरा तो अभी तक मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। सब कुछ बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। मुझे मेरी सुहाग सेज पर बिठा दिया गया और सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। मैं बेसब्र से अपने पति का इंतजार करने लगी, क्योंकि आज पहली बार मैं अपने पति को देखने वाली थी। मैंने तुरंत ही जल्दी से अपने बक्से से वह रुमाल निकाला जिस पर मैंने अपने पति का नाम कढ़ाई किया हुआ था। मैंने सोचा कि वह जब आएंगे तो मैं उन्हें यह उपहार में दूंगी। अपने पति का इंतजार करते करते मुझे रात हो गई, लेकिन न जाने क्यों वह नहीं आए, जिस वजह से मैं बहुत थक चुकी थी और चुपचाप लेट गई। न जाने कब मेरी आंख लग गई, तभी रात को मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर से यह किस चीज़ का शोर
आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, पर कौन यह समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में आई और मुझे खाना देकर चली गई, लेकिन मुझसे इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मेरे पति अभी तक आए क्यों नहीं। खैर, मैंने सोचा कि जहां मैंने इतने दिन इंतजार किया वहां कुछ घंटे और सही। खाना खाने के बाद मैं एक बार फिर से लेट कर आराम करने लगी। शायद कुछ घंटे ही बीते होंगे कि तभी फिर से मुझे बहुत तेज तेज शोरगुल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अभी मैं समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में कोई आया। जब मैंने घूंघट के आड़ में उस इंसान को देखा तो मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि सामने खड़ा इंसान दिखने में किसी फिल्मी हीरो की तरह था, जो बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देख मेरा मन गुदगुदी से भर चुका था। वह इंसान कमरे के अंदर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद वह न जाने किस सोच में पड़ गया और चुपचाप खड़े हो गया। मैंने सोचा कि शायद जिस तरह से मैं घबरा रही हूँ यह भी घबरा रहे हैं, इसीलिए मैंने खुद से ही हिम्मत करके उनसे कहा, जी आप तो। उन्होंने कहा, मैं अमन। उनके मुंह से यह नाम सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति इतना सुंदर होगा। आज तो मैं खुद को इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझ रही थी। मैं तुरंत ही बिस्तर की एक साइड से खिसक गई, जिसे देखकर मेरे पति समझ गए कि मैं चाहती हूँ कि वह मेरे पास आकर बैठे, लेकिन न जाने क्यों वह मेरे पास नहीं आए। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने खाना खा लिया। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद मैं खुद ही उठकर उनके पास गई और उनकी तरफ वह रुमाल बढ़ा दिया। उन्होंने जब उस रुमाल पर अपना नाम लिखा देखा तो वह ही धीमी सी अपने होठों पर एक मुस्कान बांधी और मुझे शुक्रिया कहा। इसके बाद मेरे पति ने मुझसे कहा कि देखो सुमन, तुम आराम से लेट कर सो जाओ और मैं भी इधर नीचे चटाई पर सो जाऊंगा। मैंने उनसे कहा, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मेरे पति कहने लगे, देखो मैं तुमसे जैसा कहता हूँ चुपचाप वैसा ही करो, मुझसे सवाल जवाब मत करो। उनकी इस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति आखिर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैंने अमन से कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो उन्होंने कहा, देखो इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मुझसे कोई भी सवाल जवाब मत करो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आप ऊपर बेड पर लेट जाइए, नीचे चटाई पर मैं सो जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी यह बात मान ली। उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी जगह पर लेट कर सो गए, लेकिन मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं कितनी खुश थी, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन यह अचानक न जाने क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर इन लोगों के स्वागत में या कोई खान पान में कोई कमी रह गई हो, बस इसी वजह से बाहर किसी बात पर कहा सुनी हुई हो जिससे इतना शोर आ रहा था और मेरे पति का मूड खराब हो गया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे पति कमरे में नहीं थे। सुबह जब मैं नहा धोकर तैयार हुई उसके बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई। मुझे लगा कि अब मुझसे सारी खाने पीने की रस्में करवाई जाएगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ साड़ियाँ दी और मुझसे कहा कि मुझे इस घर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में पहले से ही ढेर सारे नौकर लगे हुए हैं। इसीलिए मैं आराम से अपने इस कमरे में रहूं और जब भी अगर मेरा मन बाहर घूमने का हो तो मैं उनकी नौकरानी विमला से कह दूं, वह मुझे बैलगाड़ी में बिठाकर बाहर घुमा लाया करेगी। इतना कहकर मेरी सास कमरे से चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर यह सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। मेरे पति हर रात कमरे में आते और मुझे बिना कुछ कहे बस पूरी रात मेरे कमरे में बिताने के बाद सुबह उठकर चले जाते। एक दिन हिम्मत करके मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अमन ने कहा कि देखो, मैं यह चाहता हूँ कि हम इतने साल अलग रहें। अब एकदम से मैं इस तरह से अपने रिश्ते को शुरू नहीं कर सकता। कम से कम पहले हमें एक दूसरे के बारे में सब चीज़ें अच्छे से जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। उसके बाद ही हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा, तो जानने समझने के लिए बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, पर आप तो मुझसे बात ही नहीं करते। मेरी बात पर मेरे पति धीरे से मुस्कुरा दिए और बोले, तुम बहुत ही तेज हो। उस दिन के बाद से मेरे और मेरे पति के बीच में थोड़ी सी चीज़ें सुधरने लगी। मैं उनके कुछ एक काम भी कर दिया करती थी, जैसे कभी उनकी शर्ट में बटन लगाना, उनके कपड़ों को प्रेस करना, उनके कपड़ों को धोना, जबकि वह मुझे बार बार मना करते कि मैं उनके लिए सब ना करूं। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती करती, क्योंकि मैं उनके दिल में जगह बनाना चाहती थी। मेरे पति ने बताया कि वह अपने काम के सिलसिले में शहर भी जाते रहते हैं, इसीलिए कभी अगर ऐसा हो कि वह वापस लौट कर रात के मैं कमरे में न आए तो मैं परेशान ना हूँ। एक दिन न जाने कैसे, लेकिन मेरे पति दिन में कमरे में आ गए।
वैसे तो वह आज तक कभी भी दिन में कमरे में नहीं आए थे, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे लेकिन वह दिन में आए। उस वक्त मैं एक डायरी पर अपने टूटे फूटे शब्दों में छोटी सी शायरी लिख रही थी। दरअसल मुझे बचपन से ही किस्से कहानी लिखने का शौक है, लेकिन क्योंकि गरीबी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, इसीलिए मुझे जो जैसा लिखना आता था बस मैं वैसा ही लिखती थी। यह करते हुए जब मेरे पति ने मुझे देखा तो वह एकदम से दंग रह गए। मैंने उनसे वह डायरी छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह माने ही नहीं और फिर उन्होंने जब मेरा लिखा हुआ देखा तो मेरी बहुत तारीफ़ करने लगे, लेकिन मुझसे बोले कि तुमने इतना गलत क्यों लिख रखा है। तो मैंने बताया कि दरअसल मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। मेरे पति ने कहा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अपने पति की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें भी लिखने का शौक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहीं से अपनी ढेर सारी डायरियाँ लाकर दिखाई, जिनमें उन्होंने न जाने कितने कुछ लिख रखा था, जिसे देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई। मैंने उनसे कहा, आप ये सब इसी कमरे में क्यों नहीं रखते? मेरा वैसे भी दिन भर समय पास ही नहीं होता, तो मैं आपकी लिखी हुई इन सारी कहानियों को पढ़ूंगी। इस बात पर मेरे पति खुश हो गए। बोले, क्या सच में तुम मेरी लिखी हुई कहानियों को पढ़ोगी? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे किस्से कहानी पढ़ने का बहुत शौक है। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे मेरे और मेरे पति के बीच की दूरियां मिटने लगी। एक दिन मेरे पति अमन मुझसे बोले, तुम कहती थी ना कि तुम बोर नहीं होती हो, तो चलो आज मैं तुम्हें अपने बागों की तरफ घुमा के लाता हूँ, लेकिन तुम एक पुरानी साड़ी पहन लो और ऊपर से शॉल डाल लेना, और मैं भी गमछे से अपना चेहरा लपेट कर ही चलूँगा। मैंने उनकी इस बात से हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वह कहने लगे, दरअसल अगर पिताजी को पता चला कि मैं अकेले ही तुम्हें बागों की तरफ घुमाने ले गया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इसीलिए हमें छुप कर ही जाना होगा। छुपने की बात पर तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई। इस तरह से तो मैं अक्सर अपने घर में भी किया करती थी, जब भी मुझे बागों में आम तोड़ने जाना होता था। इसके बाद हम दोनों पति पत्नी अपना भेष बदल कर चुपचाप सबकी नज़रों से बचते हुए हवेली से बाहर चले गए। इतने समय के बाद बाहर निकलकर बाहर की ताज़ी हवा खाने के बाद मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। मैंने अपने पति को धन्यवाद दिया कि वह मुझे इस खुली हवा में बाहर लेकर आए, क्योंकि मैं इसके लिए न जाने कब से तरस रही थी। वह कहने लगे कि उन्हें भी इतनी शांत और हरी भरी जगह में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी देर में अपने पति अमन के पास ही बैठी रही, तभी अचानक से अमन ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। वह इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहे थे कि मैं उसमें डूबती ही चली गई और न जाने कब मैंने अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। जब उन्होंने बांसुरी बजाना बंद किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बहुत ही खूबसूरत सपने से बाहर आई हूँ। मैंने कहा, आप तो बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते हैं। अमन ने कहा, क्या सच में तुम्हें मेरी बांसुरी पसंद है? मैंने कहा, हाँ, इतनी सुरीली बांसुरी तो मैंने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी, लेकिन आप हर रोज़ क्यों नहीं बजाते? मैंने आज आपको पहली बार इसे बजाते सुना। इस पर अमन थोड़ा उदास हो गए, कहने लगे, क्योंकि घर में किसी को भी मेरी बांसुरी बजाना पसंद नहीं है। मैंने कहा, लेकिन क्यों? आप तो कितना अच्छा बजाते हैं। अमन ने कहा, तो फिर ठीक है, अब जब भी मेरा बांसुरी बजाने का मन करेगा तो तुम मेरी बांसुरी सुनोगी। मैंने कहा, बिल्कुल। अमन ने कहा, मेरा अभी तक कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारे रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया। अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगी कि चलो कम से कम धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब तो हो रही हूँ। 2 दिन के बाद ही रात को अचानक मुझे फिर से वैसा ही शोर सुनाई दिया जैसे पहले दिन सुनाई दे रहा था, लेकिन आज मुझे इतना समझ आ रहा था कि यह जो कोई भी चिल्ला रहा है वह और कोई नहीं बल्कि मेरे ससुर जी हैं। लेकिन वह न जाने किस पर चिल्ला रहे थे, लेकिन वह क्या कह रहे थे वह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन जब मेरे पति आए तो उनका चेहरा बहुत ही उदास था। मैंने उनसे उस दिन अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बात करने की सोची, लेकिन वह मुझसे कहने लगे वह अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वह मुंह फेर कर लेट गए और इधर मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे पति मुझसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उस दिन के बाद से करीब 2 हफ्ते तक अमन मेरे कमरे में नहीं आए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमन इतने दिन तक आए ही ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति न जाने कहाँ चले गए। इधर मेरे कमरे में मुझे विमला खाना देने के लिए आई थी, लेकिन वह भी मुझे इस बात का कुछ ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर और जो नौकर हैं उनसे भी किसी से पूछने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैंने उस दिन अपने कमरे का दरवाज़ा पहली बार खुद से धीरे से खोला और बाहर झाँकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं डर के झाँक रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुराल वालों में से कोई भी मुझे ऐसा करते देख ले।
वरना ना जाने कितना बड़ा बवाल हो जाता। इधर मैं इस मौके की तलाश में थी कि कोई नौकर मेरे कमरे के बाहर से गुजरे और मैं उससे अमन के बारे में पूछूं कि तभी अचानक मैंने सामने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने सामने के कमरे की बालकनी में अमन को खड़े हुए देखा। इसका मतलब अमन शहर नहीं गए हुए थे, वह यहीं हवेली में है। लेकिन फिर वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? मेरे दिमाग में एक साथ न जाने कितने सारे सवाल आने लगे। अब मुझसे जरा सा भी इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए उसी रात में दबे पांव अपने कमरे के बाहर निकली। मैंने देखा तो जो भी पहरेदार थे वह सब गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चुपचाप हवेली के अंदर पहुंची, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। मैंने सोचा कि मैंने अमन को जिस कमरे में देखा था वह ऊपर की तरफ था, यानी कि मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। सीढ़ी से ऊपर की तरफ जब मैं गई तो वहाँ और भी कई सारे कमरे थे। अब मुझे किस कमरे में जाना था यह समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मुझे बगल के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने सोचा कि मैं एक बार झांक कर देखती हूँ, और जब मैंने उस कमरे में झांका तो मेरे ऊपर तो बिजली ही गिर गई। उस कमरे में मेरे पति एक दूसरी औरत के साथ बैठे हुए थे और वह उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, और वह औरत अपने साज श्रृंगार में बहुत व्यस्त थी। यह दृश्य देखकर तो मेरी आंखों से ढेर सारे आंसू झरझर गिरने लगे। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि अब मेरा पति मेरे करीब क्यों नहीं आ रहा था। इसका मतलब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं तुरंत ही दौड़कर वापस अपने कमरे में आ गई और उस पूरी रात मैं फूट फूट कर रोती रही। अमन ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर उन्हें एक औरत की इतनी ही जल्दी थी तो फिर वे मुझे पहले ही विदा करवा ले जाते। फिर मुझे समझ आने लगा, शायद इतने साल मैं तो यहाँ रही नहीं, और अमन तो अच्छे कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। शायद जब वह यह कॉलेज पढ़ने गए होंगे तो वहीं पर इन्हें यह औरत पसंद आ गई होगी और बस यह इसे यहाँ ब्याह कर ले आए होंगे। लेकिन क्या मेरे मम्मी पिताजी को इस सब के बारे में पता था, या फिर अमन और उनके घर वालों ने मेरे माँ बाप को भी धोखा दिया? यही सब सोचते हुए पूरी रात निकल गई, लेकिन मैंने यह फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं एक सौतन बनकर पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। इसीलिए अगले दिन मैं हवेली में अपने सास ससुर से यह कहने के लिए गई कि अब मैं उनके बेटे के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि न सिर्फ उनके बेटे ने बल्कि उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पर मुझे नहीं पता था कि अब भी आगे जो भी होने वाला था उससे तो मेरे होश ही उड़ जाएंगे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तभी मेरे कानों में मेरे ससुर जी की आवाज़ पड़ी। वह मेरे पति पर बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और मेरे पति चुपचाप एक जगह पर बैठे हुए थे। मेरे ससुर जी मेरे पति से कहने लगे कि अगर तुमने हमें इस घर का वारिस नहीं दिया तो इसका तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरे पति कहने लगे कि मैं वह सब नहीं कर सकता जो आप मुझसे चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी पूजा से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी पति के मुंह से यह सुनकर तो एक बार फिर से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पति अमन ने कहा कि वह पूजा के अलावा कभी भी किसी औरत के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन तभी मेरी सौतन मेरे पति से बोली कि लेकिन मुझे जब इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी दूसरी औरत के साथ अपना वंश बढ़ाएं, तो फिर आपको इस सब से क्या दिक्कत है? इस पर मेरे ससुर जी बड़े ही फक्र के साथ बोले, देखा, जब बहू को कोई दिक्कत नहीं तो फिर तू अपनी यह जिद क्यों नहीं छोड़ता? तेरी अकल पर यह मिट्टी क्यों पड़ी हुई है? इतने में ही मेरे पति के बड़े भाई कहने लगे, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हो पाएगा। आप कहे तो मैं। अरे, उनके इतना कहते ही मेरे ससुर जी उन पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि अगर तू ही इस काबिल होता तो मैं तुझे उस गरीब लड़की को अमन के गले क्यों बांधना पड़ता? तेरी शादी को 12 साल हो गए, लेकिन आज तक तूने एक बकरी का बच्चा तक नहीं दे पाया। इंसान का बच्चा तो दूर की बात है। इसीलिए अपना मुंह बंद कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा। उन सब की बातें मुझे हैरानगी से भर रही थी। आखिर यह सब हो क्या रहा था? इसके बाद मेरे ससुर जी ने कहा कि मुझे हर हाल में अपना वंश बढ़ाना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। या तो तुम मेरा काम करो और नहीं तो मैं फिर खुद जाऊंगा। मैंने जब अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए। तभी मुझे लगा कि शायद उस तरफ कोई आ रहा है। डर की वजह से मैं तुरंत वापस अपने कमरे में पहुंच गई। अब तो मुझे और भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब यहाँ हो क्या रहा है। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में दुबक गई।
मुझे अपने माँ पिताजी की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने मुझे कैसे घर में ब्याह दिया। यहाँ पर तो किसी की कोई मान मर्यादा ही नहीं है। यही सब मैं सोच रही थी कि तभी बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ बाहर पानी बरसने लगा। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया और चुपचाप लेट गई। आधी रात के करीब मेरे कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला, जिससे मैं बुरी तरह से डर गई। और जब मैंने बिजली की चमक के सामने खड़े हुए शख्स को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मेरे ससुर जी थे। और उस वक्त उनकी जो हालत थी उसे देख मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह किस नीयत से मेरे कमरे में आए हैं। और फिर उन्होंने वही करना शुरू किया जिसके लिए वह अमन से कह रहे थे। उस वक्त उनके ऊपर हैवान सवार था। मैंने उनसे कई बार मिन्नतें की कि मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी की तरह। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन उन्हें तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो मेरी चीख को सुनता। मैंने भी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं बच पाऊंगी। इससे पहले कि मेरी ज़िंदगी खराब होती कि तभी किसी ने मेरे ससुर जी को ज़ोर से खींचकर दूर किया और उन्हें एक ज़ोरदार धक्का दिया। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि अमन ही थे। उन्हें देखकर मेरी सांस में सांस आई। अमन अपने पिता को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। अमन भी अपना सर पकड़कर मेरे पास ही बैठ गए। उन्होंने मुझे साड़ी में से अच्छे से ढका। मैंने रो रो कर उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने मेरे साथ यह क्यों किया, जब मैं उन्हें पसंद ही नहीं थी और उन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी। तो वह मुझे विदा कराकर अपने घर क्यों लेकर आए? उन्होंने मेरे साथ इतना धोखा आखिर क्यों किया? इस पर अमन ने कहा कि तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, बल्कि धोखा तो हम दोनों के साथ हमारी किस्मत ने किया है। मैंने उन्हें हैरानी से देखा। उसके बाद अमन ने बताया कि दरअसल वह मेरे पति नहीं हैं। उनकी इस बात से मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी जिस लड़के से बचपन में हुई थी, उन लोगों की दहेज की मांग काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे तुम्हारे पिताजी पूरी नहीं कर पाए। इस वजह से उन लोगों ने तुम्हें विदा करने से मना कर दिया। और इधर मेरे घर में मेरे बड़े भाई को काफ़ी सालों से कोई भी बच्चा नहीं हुआ है और मेरी शादी को भी 4 से 5 साल हो चुके हैं, पर मेरी पत्नी में भी कमी है, जिस वजह से वह मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए मेरे पिताजी एक ऐसी लड़की को तलाश करने लगे जो गरीब हो और जिससे वह सिर्फ अपना वंश बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ससुराल वालों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेरे पिता से बहुत कर्जा ले लिया। उसके बावजूद भी तुम्हारे ससुराल वालों ने किसी दूसरी पैसे वाली लड़की से अपने बेटे को ब्याह दिया। और इधर जो कर्जा तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से लिया था उसे वह अब चुका नहीं पा रहे थे। तो उसके बदले में मेरे पिता ने तुम्हारा सौदा कर लिया और तुम्हारे पिता भी मजबूर होकर इस सौदे के लिए मान गए। लेकिन शायद तुम्हारे माँ बाप इस सब से शर्मिंदा होंगे, इस वजह से उन्होंने तुम्हें सच नहीं बताया और उन्होंने तुमसे यही कहा कि तुम्हें तुम्हारा पति लेने आ रहा है। तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं कभी तुम्हारे करीब क्यों नहीं आता, तो उसकी वजह यही थी क्योंकि मैं चाहकर भी बाकी सब की तरह तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता था। लेकिन आज मेरे पिता ने सारी हदें पार कर दी। वह अपने वंश को बढ़ाने के लिए इस कदर गिर गए कि वह अब इतना घटिया काम करने पर उतारू हो गए। अब तक बाहर बारिश रुक चुकी थी और सवेरा हो चुका था। मैंने अपने सारे कपड़े बक्से में रखे। जब मैं वहाँ से चलने लगी तो अमन ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, सुमन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कहा, जब आपका और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? मेरा इतना कहना था कि अमन ने तुरंत मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि अमन ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसे मेरी जरा सी भी परवाह नहीं। उसने कभी मेरे प्रेम की कदर नहीं की। उसे सिर्फ धन दौलत सजना संवरना बस इससे ही मतलब है। उसने मुझसे शादी ही इसीलिए की ताकि वह ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके। उसने कभी मेरी भावनाओं, मेरी इच्छाओं को न जानने की कोशिश की, ना ही यह कभी जाना
कि मेरी किस चीज़ में रुचि है या नहीं। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मेरी इच्छा को कभी मान नहीं दिया। तुम वह पहली इंसान थी जिसने मेरी पसंद नापसंद को जाना और उसे महत्व दिया। तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों में जो सुकून मुझे मिला है वह आज तक कभी नहीं मिला। इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अमन का इतना कहना था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद अमन ने अपने परिवार को फैसला सुना दिया कि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दे रहे हैं और मुझसे शादी करके शहर में जाकर बस जाएंगे। पहले तो उनके परिवार ने इस सब का विरोध किया, लेकिन अमन ने किसी की भी नहीं सुनी और अमन शहर चले आए, जहाँ पर अमन के नाम पर पहले से ही जो मकान था वहाँ हमने रहना शुरू कर दिया और हम फिर एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। शहर आकर अमन और मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शुरू शुरू में सब कुछ थोड़ा अजनबी सा था, लेकिन धीरे धीरे वह घर मेरा अपना सा लगने लगा। अमन ने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अब से मेरी जिंदगी में कोई गम नहीं आने देंगे और वह हर रोज उस वादे को निभाते भी थे। हम दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां बांटते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर पल में एक अपनापन था, एक नई शुरुआत का एहसास। अमन अब ज़्यादा समय घर पर ही बिताते थे। वह जब भी काम से लौटते हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। कभी मेरी पसंद की किताब, कभी मेरी पसंद की चूड़ियाँ और कभी कभी बस एक मुस्कान जो दिल को सुकून दे जाती। एक दिन जब मैं पूजा कर रही थी तब मुझे अचानक चक्कर आ गया। अमन ने तुरंत मुझे अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाया। डॉक्टर ने जो बात कही उसे सुनकर हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं माँ बनने वाली थी। अमन ने मुझे गले लगाकर कहा, अब हमारी दुनिया पूरी होने वाली है। हम दोनों ने उस पल को हमेशा के लिए दिल में बसा लिया। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। मैं माँ बनी और हमारी गोद में एक प्यारा सा बेटा आया। उसकी मुस्कान हमारे हर दर्द को मिटा देती। अमन ने उसका नाम आशय रखा, जिसका मतलब होता है उम्मीद। हम तीनों की दुनिया छोटी थी लेकिन बहुत प्यारी थी। अमन ने अपने पुराने परिवार से पूरी तरह रिश्ता तो नहीं तोड़ा, लेकिन अब वह मजबूरी में नहीं, अपने दिल की आवाज़ सुनते थे। उन्होंने अपने भाई की भी मदद की ताकि वह भी एक नई शुरुआत कर सके। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर उस रात अमन वक्त पर नहीं आए होते तो शायद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। लेकिन शायद किस्मत ने मुझे उस अंधेरे से निकालकर इस उजाले तक पहुंचाने का रास्ता खुद बना लिया था। अब जब मैं अपने बेटे को गोद में लेकर बैठती हूँ तो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे वह प्यार दिया जिसकी मैं हकदार थी, और एक ऐसा जीवन साथी जो सचमुच मेरे दर्द को समझता है। अब हमारी ज़िंदगी बहुत शांत और सुंदर हो गई थी। आज से 5 साल का हो गया था। बहुत ही समझदार और प्यारा बच्चा। हर कोई उसे देखकर यही कहता कि वह बिल्कुल मन पर गया है, लेकिन आंखें मेरी थी। हम दोनों उसे देखकर हर दिन नई उम्मीदों से भर जाते थे। एक दिन जब मैं आशी को स्कूल छोड़कर लौट रही थी कि तभी गली के मोड़ पर एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, सुमन। मैं चौंक गई। मुड़कर देखा तो सामने अमन के बड़े भाई खड़े थे, थके हारे, कमजोर और आंखों में कुछ छुपा हुआ दर्द लिए। भैया आप, मैंने कहा थोड़ा हैरान और थोड़ा सतर्क होते हुए। उन्होंने सिर झुकाया। मैं जानता हूँ तुम्हें यूं अचानक देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे तुमसे और अमन से एक बार बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ नहीं बोली, उन्हें बस यही कहा, आप शाम को आ जाइए, अमन घर पर होंगे। शाम को जब वह आए तो अमन ने उन्हें देखकर कुछ पल के लिए गुस्से से आंखें फेर ली, लेकिन फिर आशय की तरफ देखकर खुद को शांत कर लिया। भैया ने जो बताया वह चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, पिताजी बहुत बीमार है और अब उन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है। वह तुमसे और अमन से एक बार माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने पोते को एक बार देखना भी। मैं कुछ पल चुप रही। मन में पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए, लेकिन फिर मैंने अमन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी उलझन थी, लेकिन वह बोले, सुमन, क्या तुम चाहो तो हम एक बार चलकर पिताजी से मिल लें। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। अगले दिन हम गांव लौटे। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी, बेजान सी, जैसे उस पर वक्त की धूल जम गई हो। पिताजी यानी अमन के पिता अब बिस्तर पर थे, कमजोर, बीमार और खुद से शर्मिंदा। जब उन्होंने मुझे देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे।
बहू नहीं बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने जो किया उसका अफसोस मुझे अब हर रोज़ जलाता है। मैं चुपचाप खड़ी रही। मेरा दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब आशे ने मेरी उंगली पकड़कर पूछा, माँ, यह दादाजी हैं? मैंने उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा, हाँ बेटा, यह तुम्हारे दादाजी हैं। पिताजी की आंखों में सुकून आ गया, जैसे उन्हें अब शांति मिल गई हो। कुछ दिन हम गांव में रुके। हमने किसी से दुश्मनी नहीं रखी। समय के साथ हमने माफ़ करना सीख लिया था, खुद के लिए, अपने बेटे के लिए और उस सुकून के लिए जो सिर्फ माफ़ करने से मिलता है। जब हम वापस शहर लौटे तो हम दोनों और भी करीब आ गए थे। अमन ने मेरा हाथ थामा और कहा, अब कोई परछाई हमारी रोशनी को नहीं छू सकती। और वाकई उसके बाद अतीत की परछाइयाँ फिर कभी हमारे जीवन में लौटकर नहीं आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुमन का अपने ससुर को माफ़ कर देना सही था? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।